लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? कहां तक किए थे लास्ट क्लास में? NaCO3 हो गया था। चलो नेक्स्ट है इसके बाद MgO। नहीं पहले खत्म करेंगे तब ना, है ना। नेक्स्ट है MgO। MgO को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे याद रखिएगा, इसे सिर्फ मैग्नीशिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशिया। देखो मैग्नीशिया का दूध वो अलग है। मैग्नीशिया का दूध कब बनेगा? जब इसमें आप पानी मिला दोगे, है ना। ये क्या बना देगा? MgOH2। ये आपका क्या है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेकिन इसे क्या कहते हैं? मैग्नीशिया। और याद रखिएगा ये कैसे बनता है? ये मैग्नीशियम के रिबन को या मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर प्राप्त होता है। और कैसे? तो याद रखिएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये करिएगा तो क्या बना देगा? MgO। और यहां पर ये 2 आएगा, यहां पर भी क्या आएगा? 2 आएगा, तब बैलेंस होगा जी। ठीक है। और ये कैसा रंग देगा? उजला रंग देगा। और ये कैसा पाउडरी सब्सटेंस होगा? कैसा? सफेद रंग का पाउडर होगा, है ना। सफेद रंग का क्या बनाएगा? पाउडर। ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं MgOH2। फिर हम लोग आएंगे सॉल्ट के ऊपर। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कल से फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग मूव करते हैं। चला आगे। अगला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, बेकिंग पाउडर का यूज लिखा दिया था ना आपको? हाँ ठीक है। नेक्स्ट है MgOH2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। कैसे बना ये तो आपको पता भी चल ही गया कैसे बना है इसको। याद रखिएगा इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या मैग्नीशिया का दूध। और याद रखिएगा कि इसका पीएच मान कितना होता है? पूछता है आपके एग्जाम में। इसका पीएच मान 10 होता है। और इसका यूज याद रखिएगा, हाँ, इसका यूज एंट एसिड, प्रति अम्ल के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए बिच्छू सब काट लिया, है ना, जैसे मधुमक्खी काट लिया, तो उसमें इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं, है ना, उसके दर्द से राहत लेने के लिए। और दूसरा इसका यूज पेट का एसिडिटी रिमूव करने में भी होता है। जो इनो वगैरह होता है ना, उसमें भी इसका यूज होता है। इसका यूज पेट की एसिडिटी या पेट की अम्लीयता को दूर करने में भी होता है। साथ ही साथ इसका भी यूज कर सकते हैं दूध को फटने से बचाने के लिए, है ना। जैसे बेकिंग सोडा का यूज होता है ना दूध से फटने से बचाने के लिए, दूध को, इसका भी यूज कर देते हैं उसमें दूध को फटने से बचाने के लिए। तो वो भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्ट की। सॉल्ट यानी लवण। अरे सॉल्ट में सिर्फ NaCl नहीं, बहुत कुछ आता है ना। ठीक है। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद सॉल्ट। यानी लवण। याद रखिएगा कि अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिक को लवण कहते हैं। अब देखिए लवण का एक तो आपका अम्लीय लवण होता है। अम्लीय लवण जो होगा कैसे प्राप्त होगा आपको पता है, बता चुका हूं पहले ही। और अम्लीय लवण का पीएच जो होगा वो क्या होगा? <7। और याद रखिएगा एक होता है आपका न्यूट्रल सॉल्ट यानी उदासीन लवण। उदासीन लवण का पीएच मान क्या होगा? 7। और एक होता है बेसिक सॉल्ट यानी क्षारीय लवण। ये सब कैसे बनता है बता चुका हूं आपको। क्षारीय लवण जो होता है इसका पीएच मान क्या होता है आपका? मोर देन 7। ठीक है, मोर देन 7। फिर आपसे पूछा जाता है अम्लीय लवण कैसे प्राप्त होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या होगा? वीक बेस होगा। आपसे पूछेगा न्यूट्रल सॉल्ट कब प्राप्त होगा? जब मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, या फिर कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार होगा। और पूछेगा क्षारीय लवण कब प्राप्त होगा? जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा। चलिए अब देखिए इस लवण के गुण की बात करें तो इसका गुण क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। लिख लो कोई नहीं। सॉल्ट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, फिर हम लोग इसके एग्जांपल पर आएंगे। चला आगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट यानी लवण के गुण। लवण के गुण में याद रखिएगा ये कैसे आयनिक यौगिक होते हैं। सबसे पहली बात, कैसे कंपाउंड होते हैं? ये आयनिक यौगिक होते हैं, है ना, आयनिक कंपाउंड। और ये जितने भी आपके देखेंगे सॉल्ट जितने भी होंगे वो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलते हैं। किसके फॉर्म में? क्रिस्टल के फॉर्म में। ये आपके क्रिस्टल या सॉलिड क्रिस्टल लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। ठोस क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। इसके बाद याद रखिएगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, जितने भी ऐसे आयनिक सॉल्ट होंगे इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई, यानी उच्च होगा या बहुत उच्च लिख सकते हैं, हाई होता है। और याद रखिएगा इनके जलीय विलयन, इनके जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनके जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
अब हम लोग सॉल्ट के एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्ट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो आपसे पूछ देगा इसमें से कौन सा सॉल्ट का प्रॉपर्टी है, कौन सा सॉल्ट का प्रॉपर्टी नहीं है। तो याद रखना जितने भी सॉल्ट होंगे कैसे होंगे, आयनिक कंपाउंड्स होंगे या आपके सॉलिड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा और इनका जो जलीय विलयन होगा वो क्या करता होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सॉल्ट के एग्जांपल्स की। सॉल्ट के एग्जांपल में सबसे पहला है आपका NaCl। लिख लिया ना सभी ने? ठीक, फर्स्ट है आप इसमें NaCl। याद रखिएगा इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। कई बार याद रखिएगा पूछा जाता है कि हैलाइट किसे कहते हैं, हैलाइट। इसे याद रखिएगा हैलाइट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, हैलाइट भी कहते हैं। आपसे पूछ देगा सिंपल कि हैलाइट किसे कहते हैं, याद रखिएगा इसी को कहते हैं। इसे कॉमन सॉल्ट या फिर इसे टेबल सॉल्ट, साधारण नमक कहते हैं। और एक होता है आपका एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बस इसका फॉर्मूला याद रखना, एप्सम सॉल्ट या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं सेंधा नमक, लिख लेना है आपने। इसका फॉर्मूला है MgSO4 * 7H2O। कई बार पूछ देता है कि सेंधा नमक में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, हाउ मच मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी, 7 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, जो इसे NaCl को कैसे प्राप्त किया जाता है पता है। याद रखिएगा NaCl को सी वाटर के वाष्पीकरण से, यानी समुद्र के जल के वाष्पीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। और याद रखिएगा आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ यानी सोडियम क्लोराइड के साथ क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीन का कौन सा कंपाउंड, तो याद रखिएगा पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। अब इस NaCl का क्या यूज है, बात करते हैं। हाँ जी बताइए, कोई डाउट है तो? क्या समुद्र का वो अलग अलग जगह अलग अलग है, सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी होती है नॉर्मली देखिए आपका जो 1 किलो जो पानी होता है ना समुद्र का, उसमें ऑन एवरेज कितना अलग अलग जगह अलग अलग है, सबसे ज्यादा मिलता है याद रखिएगा कहां पर, डेड सी में। डेड सी है ना जी, है ना। वहां पर 1 किलोग्राम जो पानी होता है ना उसमें लगभग 350 ग्राम क्या होता है, नमक होता है। और इसलिए जो आपका समुद्र में वहां पर डेड सी में चूंकि नमक का ज्यादा होने के कारण डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर बायोंट फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर आराम से सो जाइएगा, कोई दिक्कत डूबिएगा नहीं, है ना। जो भी है आप वो ज्योग्राफी में बताएंगे कि समुद्र का कितना होता है सैलिनिटी, है ना। आगे समझ में जिसका भी था डाउट। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद इसका यूज क्या क्या है, व्हाट आर यूजेस। NaCl का यूज आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चला आगे। अब यूज ऑफ NaCl, तो पहला याद रखिएगा खाना पकाने में, जो आप लोग किचन में जो नमक यूज करते हैं वो यही होता है। दूसरा याद रखिएगा खाद्य संरक्षण में, यानी फूड प्रिजर्वेशन में, है ना। किसी में आप नमक डाल करके उसे रखिए तो वो ज्यादा दिन तक क्या रहता है, आपका खराब नहीं होगा। फूड प्रिजर्वेशन में, अचार वगैरह में, है ना, चिप्स वगैरह में, है ना, उसमें नमक डाल के डालिए। जैसे चिप्स वगैरह बनाते हैं ना घर में, सुखाते हैं जो चिप्स वगैरह बॉईल करके, उसमें नमक डाल देते हैं तो आपको लंबे समय तक क्या रहता है, खराब नहीं होता है। इसके बाद याद रखिएगा आइस को, बर्फ को जल्दी पिघलाने में, बर्फ को जल्दी पिघलाना है ना, तो जो बर्फीला क्षेत्र वगैरह होता है आप देखते होंगे न्यूज में कई बार, या कई बार आप ऐसे भी देखते होंगे कि जहां पर जैसे रोड सब पे मतलब हिली एरियाज में रोड सब पे जब बर्फ जम जाता है ना, जैसे यहाँ पर पूरा बर्फ जम गया, वहां पर क्या होता है NaCl का बोरा वगैरह करके यहाँ पर डाल देते हैं, पूरा मतलब बोरी नमक यहाँ पर डाल दी जाती है, ताकि ये क्या करता है, आइस को जल्दी मेल्ट करता है, और जल्दी मेल्ट करेगा तो रोड जो है जल्दी से क्या होगा, क्लियर होगा। इसके बाद याद रखिएगा बर्फ को जल्दी जमाने में भी, है ना, पानी को जल्दी फ्रीज करने में यानी जमाने में भी इसका यूज होता है ना। क्योंकि ये देखिए ये क्या करता है ना, एक तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु होता है, उसको क्या करेगा, घटा देगा। यानी कि पानी जो है वो 0 डिग्री के बजाय मतलब अब क्या करेगा, कम तापमान पर, मतलब 0 डिग्री से मतलब ज्यादा एक तरह से कर सकते हैं, तो वहां पर एक मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका एक तरह से घट रहा है ना। जैसे कि 0 डिग्री के बजाय यहाँ पर ये क्या होगा आपका, मतलब कि कम टेंपरेचर पर क्या होने लग जाएगा, वो और पिघलने लग जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी कि 0 डिग्री से कम पर वो क्या हो जाएगा, मेल्ट करने लग जाएगा। और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपका, पानी मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो दोनों ही काम करता है ये NaCl, तो ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, ये दोनों पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। हाँ पहले मतलब ज्यादा उस पे हो जाएगा, जमने लगे, मतलब कि जैसे 0 डिग्री पर जमना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अब ये 5 डिग्री 4 डिग्री इस पे क्या हो जाएगा, जल्दी जमने लग जाएगा। किसमें, 3 टाइम में। देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, समझो। जैसे बर्फ है, बर्फ नॉर्मली कितने डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें नमक डालिएगा या इससे कम टेंपरेचर पर, यानी -2 -3 इस पर भी क्या होने लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो गया, घट गया, है ना। अब ये जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, बढ़ा देगा। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है, अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट मान लीजिए कि बर्फ जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है ना। लेकिन अब ये क्या होगा कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, ये बढ़ जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री इस पर क्या हो जाएगा, जमने लग जाएगा। पानी को अगर मिलाकर पानी में कभी नमक डालकर आप उसे फ्रीज करिएगा तो वो जल्दी जमेगा। इसलिए कभी भी आप देखिएगा ये जैसे कुल्फी वगैरह होता है या फिर बर्फ वगैरह खाइएगा तो उसमें वो उसमें अंदर नमक रखता है ना, तो इसलिए ये रखा जाता है। बाकी ये जब हम लोग फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, वहां पर आपको इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, पूरा एग्जांपल सबके साथ, वहां पर फिजिक्स का ये टॉपिक है ना। क्या हुआ, क्या बोल, अरे बताएंगे इसको, फिजिक्स में बहुत डिटेल में बताएंगे, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कैसे प्रभावित होता है ना, वहां पर देखेंगे। अभी बस इसका एग्जांपल इतना याद रखिए आप। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है, सेकंड है Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम, क्या हुआ, इनटू यहां पर 10H2O भी होता है। सोडियम इसका पूरा नाम ऐसे देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है ना, लेकिन सोडियम कार्बोनेट भी हम लोग इसे क्या कहते हैं, लिखते हैं, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसको किस विधि से प्राप्त करते हैं, तो कल आपको बताया था, इसको प्राप्त करते हैं हम लोग सॉल्वे विधि से। सॉल्वे विधि से हमें प्राप्त क्या होता है, पहले
NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसको जब हीट करते हैं तो हमारा ये प्राप्त होता है। अब कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि ये वॉशिंग सोडा में कितना वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, तो 10 याद रखिएगा। इसका यूज कहां पर होता है, याद रखिएगा इसका यूज कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में होता है। दूसरा याद रखिएगा इसका यूज ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में होता है, ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री या ड्राई क्लीनिंग में होता है। इसका यूज कागज उद्योग में होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही से सवाल बनता है आपका। इसका यूज वाटर के, जल के अस्थायी कठोरता को, यानी कि वाटर के परमानेंट हार्डनेस को दूर करने में होता है, जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। और वाटर में जो परमानेंट हार्डनेस होता है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण आपका होता है। ठीक है, फिर से लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। वही हम भी सोच रहे हैं, पी लेने फिर। हाँ ये बात तो है। कोई नहीं, लिख लो इसको, फिर करते हैं, इसके बाद चलते हैं। चाय थोड़ा पीना 2 मिनट में। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। नेक्स्ट NaCl और पानी का सॉल्यूशन, आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं उसको, NaCl और पानी का सॉल्यूशन क्या कहते हैं? अरे NaCl और वाटर का सॉल्यूशन क्या कहलाता है? अरे ब्राइन बोलते हैं। क्या? ब्राइन। और इसका यूज कहां पर हो रहा था बताओ? इसका यूज किधर हो रहा था? कास्टिक सोडा के निर्माण में, है ना? तो ये लिखाने का जरूरत नहीं है ना, फिर से यहां लिखा था कास्टिक सोडा के निर्माण में, लिखना है, लिखना है तो लिख लीजिएगा, ऐसे तो आपको बताए थे वहां पे किसका यूज करते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है CaOCl2। CaOCl2 सबसे पहले बनता कैसे देखो, याद रखिएगा, ये इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोलते हैं? हाइपोक्लोराइड। और इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसके बाद याद रखना कि इसको प्राप्त कैसे करते हैं, तो इसे लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से, लाइम वाटर के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है, यानी चूने के पानी के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया से प्राप्त किया जाता है। ऐसे सवाल बना हुआ है, कई बार आपसे पूछा हुआ है। यानी कि ये लाइम वाटर है, इसके साथ किसका अभिक्रिया कराओ? क्लोरीन का। क्या बनेगा? CaOCl2, और साथ ही क्या बनेगा आपका? H2O। इससे हमें क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर मिल गया या व्यंजक चूर्ण मिल गया। अब इसका यूज क्या होता है, इसके यूज को हम लोग देखते हैं। अभी फिर देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, फिर देखेंगे पोटासालम, फिर देखेंगे सोडियम नाइट्रेट, सॉरी पोटेशियम नाइट्रेट। अभी कई सारे हैं। हो गया? चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हो गया? चलिए, ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग, यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के प्रयोग। तो पहला याद रखना, इसका यूज होता है कीटाणुनाशक वगैरह के रूप में, कीटाणुनाशक नहीं, नाली समय छिड़क देता है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, जल को साफ करने में, वाटर के प्यूरिफिकेशन में टंकी समय डाल देता ना ब्लीचिंग पाउडर पानी को साफ करने के लिए। तीसरा, कागज उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री में। चौथा याद रखिएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल उद्योग में भी इसका यूज होता है। इसके बाद याद रखना, ड्राई क्लीनिंग में भी इसका यूज होता है। और इसके बाद याद रखिएगा, इसका यूज क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है। किसके निर्माण में? क्लोरोफॉर्म के निर्माण में होता है। और जो क्लोरोफॉर्म है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है आपके एग्जाम में। क्लोरोफॉर्म जो इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? याद रखिएगा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्या बोलते हैं इसको? टेट्रा क्लोरो
मीथेन, ये इसका केमिकल नेम। सॉरी ट्राई टेट्रा मैंने लिख दिया क्या, एक सेकंड, 3 है ना जी, हाँ ट्राई, वो मैंने CCl4 का इसका लिख लेना, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ना, इतना कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका यूज कहां पर होता है आपको पता है, बताओ? इस कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज बेहोश करने में नहीं होता है, इसी को याद रखिएगा पायरीन बोलते हैं, इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में इसका, और इसका यूज किसमें होता है, बेहोश करने में, यानी एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में होता है, बेहोश करने में, या एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में इसका यूज होता है, और एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस का भी यूज होता है, याद रखिएगा, है ना। क्या हुआ, ये वाला, ये पायरीन लिखे हैं, पायरीन, यहां पे लिखे हैं CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, किसका बेहोश करने में इसका यूज होता है, नहीं क्लोरोफॉर्म वगैरह सुखा देते हैं। और एक होता है आयोडोफॉर्म होता है, याद रखिएगा, इसका भी फॉर्मूला लिख लेना, अगर लिखना तो लिख लेना, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और इस आयोडोफॉर्म का यूज कहां पर होता है, तो इसका यूज याद रखिएगा, जो एनाल्जेसिक ड्रग होता है ना, एनाल्जेसिक ड्रग, एनाल्जेसिक ड्रग किसको कहते हैं, दर्दनाशक, दर्दनाशक औषधि में, जैसे आयोडेक्स वगैरह होता है ना, आयोडेक्स हो गया है ना, या फिर ऐसा जो पेन रिलीफ वाला जो होता है, उसमें आयोडोफॉर्म का यूज होता है, ठीक है। और एक होता है आपका एंटीपायरेटिक ड्रग, बुखार को खत्म करने वाला, जैसे पैरासिटामोल वगैरह है ना, डोलो है ना, ये सब बुखार को खत्म करता है, ये कैसा एंटीपायरेटिक है। और एक दर्दनाशक औषधि हुआ करता था, याद रखिए ना, अभी भी सरकारी अस्पताल सब में मिल जाता है, या बड़ा खतरनाक होता है, उसका नाम डिक्लोफेनेक, सुना है नाम डिक्लोफेनेक का, पहले पशु सबको दिया जाता था, एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में देते थे डिक्लोफेनेक। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये डिक्लोफेनेक, क्योंकि कई बार पूछता है एग्जाम में कि गिद्ध, वल्चर जो पहले आपको बहुत दिखता था, है ना, आजकल नहीं दिखता है, काहे कि पहले जो मवेशी को ये दवाई देते थे डिक्लोफेनेक, और उस मवेशी जब मर जाते थे तो गिद्ध वगैरह खाता था मवेशी को, नहीं मरे हुए मवेशियों को, और उसमें वो डिक्लोफेनेक जो नामक ड्रग था, उससे प्रभावित होकर के गिद्ध सब क्या हो गए, मर गए। तो ये आपसे पूछता है कि जो वल्चर है वो किस मेडिसिन के कारण क्या हो गया, उनका डेथ हो गया, तो यार डिक्लोफेनेक आपको याद रखना, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं यहां पर, एग्जाम के लिए बस इतना याद रखना है आपको, ज्यादा हाँ, डिक्लोफेनेक का अच्छा फोटो देखना, मतलब लोगों को फोटो देखना बड़ा पड़ेगा, अरे भाई फोटो खुद से भी देख सकते हो, है ना। ये डिक्लोफेनेक जेल आता था, है ना, इस तरह से, है ना, ये देखना डिक्लोफेनेक है, ओमनी जेल से सब में डिक्लोफेनेक रहता है ना, डिक्लोफेनेक और वल्चर डालिएगा तो आएगा फिर, ये देखिए यहाँ पे है ना, आपका गिद्ध सब जो है ना, इसी को खाने से मर गया, ठीक है। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने अगले मुद्दे पर। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × 12 H2O, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसे क्या कहते हैं, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, पेरिस का प्लास्टर कहते हैं। ये कैसे बनता है तो समझिएगा, जिप्सम, जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब जाकर के हमारा क्या बनता है, पीओपी, पॉप नहीं लिखना है, इसको पीओपी बोलना है, पॉप अलग हो जाता है, पॉप मतलब साउंड है वो, जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है जी, CaSO4 × 2 H2O, और इसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 12 H2O। अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, पूछ दे कि बताइए 5 मॉलिक्यूल पीओपी में कितना मॉलिक्यूल वाटर होगा, कितना अणु जल का होगा, बताइए, 5 मॉलिक्यूल जिप्सम मतलब पीओपी में कितना मॉलिक्यूल वाटर होगा, अरे सिंपल है, 5 गुने इतना कर दो, 5/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा भाई, है ना, बस समझ आ गया, इस तरह सवाल आपसे बनता है। ये जिप्सम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। यूज अभी लिखेंगे, हाँ यूज अभी लिखते हैं, पहले आप इसे लिखिए, क्वेश्चन में लिख लेना, क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, हो गया, चलिए देखते हैं इसके आगे, चला आगे। नेक्स्ट है इसका यूज, तो पीओपी का यूज लिखिएगा कि मूर्तियों के निर्माण में, जो मूर्ति वगैरह देखता है ना, उसके निर्माण में इसका यूज होता है एक तो, दूसरा याद रखिएगा वॉल पुट्टी में, दीवारों का जो पुट्टी वगैरह होता है वॉल पुट्टी में, और तीसरा याद रखिएगा मेडिकल प्लास्टर वगैरह जो होता है ना, हड्डी को जोड़ने वगैरह के लिए, मेडिकल प्लास्टर में, है ना। कई बार पूछा जाता है कौन सा ऐसा इसमें सब्सटेंस है जो पानी के साथ अभिक्रिया करके तुरंत क्या होता है, बहुत हार्ड मटेरियल बनाता है, तो वो क्या है, पीओपी है ना। और इसमें जब पानी मिलाइएगा तो ये कैसा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट भी क्या है कि वहां पर क्या होता है, थोड़ा बहुत रिलीज होता है। नोट में यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, जो जिप्सम है, जिप्सम का यूज, जिप्सम का यूज लिख लेना सीमेंट के सेटिंग रेट को घटाने, यानी जमने का जो दर है उसको घटाने, तथा जो सेटिंग टाइम है यानी जमने का समय है, सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए होता है। बात एक क्या है कि नहीं, अरे सेटिंग रेट घटेगा तो सेटिंग टाइम बढ़ेगा। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट की। हाँ बिल्कुल, हाथ पैर टूटता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, बहुत बढ़िया, अरे वाह ताहिन जी, आप बिहार से हो, अच्छा वाह क्या बात है भाई, मना गजबे सब पता भी मांगता है एकदम, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए शिवराज खुद मॉक टेस्ट नहीं देता है, लेकिन पूछा है सोनाली मॉक टेस्ट कहाँ देती हो आप, अरे गजब है सर, ये सब तो पढ़ाई लिखाई के अलावा सब पंचायत करता है ये सब, हैं चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
KNO3, याद रखिएगा इसे, ये क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, और इसे क्या बोलते हैं, याद रखिएगा इसे नाइटर भी कहते हैं, नाइटर भी कहते हैं, या सोरा, क्या कहते हैं, सोरा। इसके बाद याद रखिएगा ये जो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसे सॉल्ट पीटर, नॉर्मल सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, बंगाल सॉल्ट पीटर, बंगाल सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। इसका यूज याद रखिएगा, इसका यूज फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक में। इसके बाद याद रखिएगा सॉल्ट, इसका यूज गन पाउडर यानी बारूद में, और बारूद का आविष्कार कौन किया बताओ, रॉजर बैकन, वेरी गुड। इसके बाद की बात करते हैं, और किसमें, विस्फोटकों में होता है, एक्सप्लोजिव्स में होता है। सबसे पहला एक्सप्लोजिव कौन सा है, डायनामाइट। कौन बनाया, अल्फ्रेड नोबल। और नोबल का तेल किसको कहते हैं, TNG, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, है ना। यहीं पर याद रखिएगा, लिख लेना NaNO3, क्या बोलते हैं इसको, चिली सॉल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट है, लेकिन बोलते क्या है, चिली सॉल्ट पीटर। इसी तरह याद रखना कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO3 इसको क्या बोलते हैं, नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर। कभी भी देखिए ये चीज याद रखना आप लोग, अगर NO3 और क्या हो, माइनस हो, इसके साथ क्या लगेगा, नाइट्रेट, और अगर आपका NO2 माइनस हो, इसे क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, क्या बोलेंगे, नाइट्राइट, ठीक है। अच्छा, एक सॉल्ट होता है KCl, उसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, फिर भी लिख लीजिएगा। जो KCl होता है ना, उसको बोलता है पोटेशियम क्लोराइड, और पोटेशियम क्लोराइड का यूज होता है हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट में। हाइपोकैलेमिया किसके कारण होता है, पोटेशियम जब शरीर में कम हो जाता है, पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया होता है, दिखाते हैं आपको। उसमें क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करता है, मांसपेशियां सही से काम नहीं करती है ना। अभी आपको दिखाता है हाइपोकैलेमिया नामक बीमारी में क्या होता है, पहले आप इसे लिखो, फिर हम लोग बात करेंगे पोटासैलम या फिटकरी के बारे में। अभी लिख देंगे हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, पोटेशियम की कमी से होता है। लिख लिया सभी ने, कोई नहीं, लिख लिख। चलो आगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला लिख लीजिएगा KCl, KCl या फिर इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड, और इसका यूज याद रखिएगा होता है आपका, इसका यूज हाइपोकैलेमिया के ट्रीटमेंट में होता है, इलाज में होता है। हाइपोकैलेमिया आप देख लो, हाइपोकैलेमिया किसके कारण होता है, देख लीजिएगा, हाइपोकैलेमिया पोटेशियम की कमी से होता है। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम, है ना। और पोटेशियम के बारे में याद रखिएगा, सबसे क्रियाशील धातु है ये पोटेशियम, खोजा किसने, हम्फ्री डेवी ने खोजा, है ना। अब देख लो हाइपोकैलेमिया नामक बीमारी में मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम, ये सब सही से काम नहीं करता है, हाइपोकैलेमिया। इसमें देख लीजिए, इसमें सिम्टम्स दिया हुआ है कई सारा, है ना, मसल क्रैम्प, है ना, ये सब वीकनेस, फैटिग, पैरालिसिस, है ना, क्योंकि पैरालिसिस होगा यानी कि नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है। हालांकि आपसे देखिए वो पूछेगा नहीं, है ना, सिम्टम्स नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी कमी से होता है, पोटेशियम की कमी से। और क्यों होता है मसल में क्रैम्प, क्यों होता है स्टिफनेस मसल में, क्यों पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ये दोनों हमारे शरीर के अंदर जो नर्व इंपल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस होते हैं, जो न्यूरॉन्स में जो हमारा इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, उसके ट्रांसफर के लिए आवश्यक है। सोडियम और पोटेशियम ये दोनों ही हमारे मांसपेशियों के कार्य करने के लिए आवश्यक है, इसलिए आपका ये हाइपोकैलेमिया नामक जो बीमारी है, इसमें हमारा मांसपेशियों और नर्वस सिस्टम जो होता है प्रभावित होता है। आगे चलें हम लोग, नेक्स्ट है इसके बाद K2SO4 L2SO4 होल थ्राइस into 24 H2O। इसके बारे में याद रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं, इसे पोटास एलम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फिटकिरी, क्या बोलते हैं, फिटकिरी। इसका ऐसे केमिकल नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इसे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। बट हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं इसको। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि जब थोड़ा मुश्किल बनाना होगा ना सवाल, आपसे पूछ देगा कि इसमें बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, आप गिन करके बताओ टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें। अब इसका यूज याद रखिएगा, इसका यूज एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। और इसका यूज याद रखिएगा किसमें, वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है। इसका यूज जल के शुद्धिकरण में, जल के प्यूरिफिकेशन में होता है। और यह कई बार पूछा जाता है कि आखिर वाटर को कैसे प्यूरिफाई करता है, आखिर यह जल को कैसे शुद्ध करेगा। तो याद रखिएगा, ये जैसे एक विधि होती है स्कंदन, क्या होता है, कोगुलेशन, जिससे हमारा ब्लड का थक्का वगैरह बनता है ना, तो वैसे याद रखिएगा ये लिख लेना, ये कोगुलेशन विधि के द्वारा, कोगुलेशन मेथड, या फिर इसी को बोलते हैं स्कंदन विधि। स्कंदन विधि के द्वारा ब्लड को क्या करता है, ब्लड को नहीं, वाटर को, जल को शुद्ध करता है। और याद रखना आप लोग, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन हेल्प करता है, यहीं से याद रखिएगा, कैल्शियम प्लस प्लस आयन करता है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन करता है, प्लेटलेट्स करता है, और साथ ही साथ याद रखिएगा एक होता है विटामिन के, ये सब जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। और एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सा है, हमारे प्लाज्मा में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि एंटी क्लॉटिंग है, हेपेरिन, है ना। हेपेरिन जो है आपका कैसा एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, ये ब्लड का थक्का नहीं बनने देता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद पीएच स्केल। पीएच स्केल अब आज तो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट करके देख लेते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल पीएच स्केल रह गया, थोड़ा सा टॉपिक है ये, तो इसको आप लोग कवर करेंगे। एंड नहीं कल नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है, चलिए।
अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। लिख लिया सभी ने यहां तक? चलो नेक्स्ट है पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल की बात करें तो पीएच का सबसे पहले मतलब याद रखिएगा क्या होता है, पोटेंस, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। और इस पोटेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पोटेंशियल या पावर। क्या होता है पोटेंशियल या क्या हुआ, अच्छा बड़ा बड़ा लिखा थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं है ना। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर आपका ऑप्शन में सवाल कैसे बनेगा, कई बार बन जाता है ऐसा सवाल, जब एग्जाम में रहता है ना, मजे में रहता है, थोड़ा एक दो गुट लगा दिया हो तो क्वेश्चन बनाएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्शन दे देगा पोटेंस, अब वो दे देगा यहाँ पे पोटेंशियल, इसके बाद दे देगा पावर, तीनों दे देगा है ना। तो यहाँ पर आपको लगाना है पोटेंस एक्चुअली में, है ना। मान लीजिए कि इस पोटेंस और पोटेंशियल में कोई एक या पावर नहीं है, फिर भी आपको पोटेंस लगाना है। अब पोटेंस नहीं है, पोटेंशियल है और पावर है, सब बता दे रहे हैं ये दोनों है, तो यहाँ पर आप पोटेंशियल लगाइएगा। करता है ऐसा मजाक आपके साथ होगा, है ना। और अगर सिर्फ और सिर्फ पावर है तो फिर क्या लगाना है, पावर लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है पोटेंस और बताया है इस पोटेंस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पावर होता है। तो पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। इसकी बात करें दोस्तों, याद रखिएगा पीएच स्केल जो होता है ना, ये पीएच क्या बताता है एक्चुअली में, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आपका जो कंपाउंड है उसमें H+ आयन का कितना मात्रा है ना, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है। तो याद रखिएगा पहले तो ये जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल को डेवलप किसने किया था, पीएच स्केल को एसपी सोरेनसन ने 1909 में क्या किया था, डेवलप किया था। 1909 में क्या किया था, डेवलप किया था। बाकी ये पीएच स्केल से कैसे सवाल बनते हैं, क्योंकि अभी इसको स्टार्ट करूंगा तो मुझे फिर कल समझाना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद पीओएच देखेंगे, है ना। कल इससे रिलेटेड एक दो सवाल न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, उस तरह का न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकते हैं, है ना। तो है क्लास है अगला आपका, ठीक है। तो अपना कोई डाउट है तो पूछ लो।